हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए के सीटेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग भी सीटेट दिसंबर देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, पेपर जो आप लोग फर्स्ट चाहे पेपर दें चाहे आप सेकंड पेपर दें, दोनों में ही सीडीपी पूछी जाती है। और ये वो क्वेश्चन हैं जो दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो तो कुछ क्वेश्चन इसमें पेपर फर्स्ट के भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें पेपर सेकंड के भी हैं, जो एग्जाम में हमारे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो भी एग्जामिनर हमारे जो क्वेश्चंस पूछता है उसका लेवल क्या रहता है और वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे, ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, कह रहे हैं कि जो पियाजे ने हमारी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा जो पहली अवस्था होती है वो कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है। उसमें जो वो क्या है, जो 2 वर्ष के अंदर वो क्या सीखता है, तो बच्चा जो है सबसे बेहतर तरीके से क्या सीखता है, तो हमें यही बताना है। तो बच्चा जो है वो सबसे बेहतर सीखता है, तो किसके द्वारा, किसके माध्यम से सीखता है, किसके दौरान बच्चा सीखता है, तो इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक में सीखता है। इसमें क्या होता है, पियाजे के अनुसार इन्होंने पहली अवस्था बताई थी। इन्होंने कौन सी बताई थी, जो हमारे पियाजे की अनुसार जो पहली अवस्था है हमारी 0 से 2 वर्ष जो है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक संवेदी पेशी अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है बालक देखने, छूने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित होता है। तो इसमें क्या करता है, बच्चा चीज़ों को उठा लेता है, उन्हें छूता है, टच करता है, उन्हें पकड़ता है, उन्हें देखता है, उन्हें चूसने लगता है। तो ये सब क्या करता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कह रहे हैं कि जो भी सोशलाइजेशन होता है तो सबसे अधिक और सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो वो कब होता है, तो वो हमारा कब होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है सबसे अधिक। तो क्या होता है, इस अवस्था में जो होते हैं किशोर जो होते हैं, उन किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति होती है। तो जब बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में, जब बच्चे जो होते हैं किशोर अवस्था में क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इस अवस्था में जो होते हैं सबसे ज़्यादा अपने मित्र बनाते हैं, ठीक है? मैत्री भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होना है, उसमें जो होता है समाज से रिलेटेड जो भी गुण होते हैं, एक्टिविटीज़ होती जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, उनका विकास होता है। समूह के प्रति भक्ति होती है कि मतलब हम जो भी काम करेंगे समूह में करेंगे। सामाजिक परिपक्वता की भावना होती है। और बहिर्मुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, एक बहिर्मुखी होती है, ठीक है? जो अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं तो वो बहिर्मुखी होते हैं। व्यक्ति उस बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भी विकास होता है उनके अंतर्गत, और जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध और गहन व जटिल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि आनुवांशिकता यानी कि जो हमारी हेरिडिटी है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को क्या माना जाता है, हमारा सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर। तो आनुवांशिकता जो है वो क्या है, एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि वंशानुक्रम हो या फिर आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो आनुवांशिकता जो होती है, जो भी हमारी हेरिडिटी होती है, कुछ गुण जो होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, हमें हमारी फैमिली से प्राप्त होते हैं, ठीक है? माता पिता से मिलते हैं, कभी दादा दादी से भी मिलते हैं, जो स्थिर होते हैं, ठीक है? उनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो स्थिर होते हैं। और वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दशा मिलती है, इसलिए वातावरण भी। तो देखिए, बच्चे का जब विकास होता है तो ठीक है, एक बच्चे का विकास हो रहा है तो उसमें जो होता है क्या, दोनों चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक तो आनुवंशिकता का भी उस पे प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो जैसे वो एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? वो जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा वो वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो सीखने का वो सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत बताना है जो पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से केवल किस पे व्यवहार जो होता है आधारित होता है, हमारा अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है, तो वो किसे कौन से सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, तो कौन सा होता है, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके में जो होता है दूसरे लोग जो होते हैं उसको अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो देखकर उसको अवलोकन
अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो वो कौन-सा होता है हमारा व्यवहारवादी होता है। तो व्यवहारवादी को माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा समझ के लिए शिक्षण, ठीक है, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो समझ के लिए शिक्षण को जो है कौन प्रदर्शित नहीं करता है? तो हमारा क्या है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो क्या था, छात्रों को क्या है, एकांकी और एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना क्या करता है, हमारा समझ के शिक्षण के लिए को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, ऐसी कौन सी जो है विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। तो जो आंतरिक रूप से, जो इंटरनली जो है बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेत बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। तो उनके लिए क्या सही नहीं? तो कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे एक एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं कि मतलब किसी को देख लिया, जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जाओ बच्चे पढ़ो, तो वो बच्चे मतलब किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे तो हम उनको दिखाने के लिए जैसे पढ़ने से बैठ गए। एक होते हैं इंटरनली होते हैं कि मम्मी पापा कह भी नहीं रहे लेकिन बच्चा अपने आप खुद पढ़ रहा है कि हमें जो है पढ़ना है, मेरा कल एग्जाम है। तो वो क्या होते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी विशेष निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो इंटरनली रूप से जो है अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, तो उनके लिए सही नहीं है। तो उनके लिए हमारा क्या सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो इंटरनली, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे इंटरनली क्या है, मोटिवेट है, तो वो हमेशा सफल हों, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली, एक शिक्षिका है यहाँ पे, एक शिक्षिका है, यानी कि यहाँ पे जो है एक टीचर है, तो कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो एक शिक्षिका है यहाँ पे जो अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की क्या चाहती है, उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो वो चाहती है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, जो भी वहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके उद्देश्य जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी तो उनको प्राप्त करने के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे विशेष ध्यान के लिए अन्य समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों को उन सामान्य नॉर्मल बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण पठन कड़ाई यानी पठन कठिनाई का नहीं है? सॉरी, तो कह रहे हैं कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन कठिनाई का कौन-सा लक्षण नहीं है? तो हमारा क्या है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगर बच्चा जो है शब्द को नहीं समझ पा रहा है या फिर विचारों को नहीं समझ पा रहा है, तो ये क्या है, पठन कठिनाई नहीं है। कौन-सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन-सा नहीं, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई जो है, वो लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि शिक्षार्थी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, शिक्षार्थी का आत्म-नियम डैश की ओर संकेत करता है। जो शिक्षार्थी हैं, उनका जो आत्म-नियम है, वो किसकी ओर संकेत करता है? तो शिक्षार्थी का आत्म-नियम जो है, वो संकेत करता है हमारा किसके ओर? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता क्या होता है, उसमें जो होती है अपने सीखने का। तो जो शिक्षार्थी का आत्म नियम, जो उनका सेल्फ जो नियम होता है, वो डैश की ओर संकेत करता है, तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? कह रहे हैं कि ऐसा कौन-सा यहाँ पे कथन है, ठीक है? इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो किसे नहीं माना जा सकता है? हमारा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसको किसका सीखने का लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के जो रूप है, सिद्धांत सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, क्या करता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, वो क्या करता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि सृजनात्मक, जो भी हमें सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं, जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो क्या करता है, पार्श्व, लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगर बच्चा जो है सृजनात्मक शिक्षार्थी है तो वो क्या करेगा, वो पार्श्व पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अवधारणाओं का विकास, जो अवधारणाएं हैं उनका विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उनका विकास जो होता है वो मुख्य रूप से डैश किसका हिस्सा है, तो अवधारणाओं का विकास जो है वो किसका हिस्सा है, हमारा बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है। जो अवधारणाओं का विकास जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, तो वो अवधारणाओं का जो विकास होगा वो मुख्य रूप से डैश किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का होता है। बौद्धिक विकास क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है? तो जो अवधारणा को सोचने के लिए हमें क्या होता है, मस्तिष्क में छवि बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होंगे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं, एक दूसरे से हमारे विकास की दर में जो होते हैं भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें शिक्षार्थी जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से, 2 शिक्षार्थी हैं, एक यहाँ पे ये शिक्षार्थी, एक यहाँ पे तो दोनों में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, दोनों में सेम होंगी। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये भी अलग होगा, वो भी अलग, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट भी अलग है और इनकी हेरिडिटी भी अलग है। इसलिए उनमें क्या होती है, अलग-अलग डिफरेंसेस पाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसके द्वारा भिन्न होते हैं, विकास की दर से में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे के उचित विकास को, बच्चे का हम चाहते हैं कि उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कथन है, तो ये कथन जो है वो किसका है, हमारा ये जो कथन है वो क्या है, सही है, ठीक है? कह रहे हैं कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, जो उसका स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन क्या है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो सही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक विकास, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, तो अगर बच्चे का शारीरिक विकास होगा तभी उसका अन्य पार्ट में जो भी पार्ट है उनका जो है सभी विकास हो पाएगा। जब शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो बच्चे का अदर अदर जो पार्ट्स हैं उसमें कैसे विकास होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे का उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि ये सही है, ये कथन क्या है, सही है, क्योंकि शारीरिक जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।